Hello everyone, welcome in our channel Competition Conservatory। टुडे हम लोग आए हैं आपके पास में इंग्लिश लिटरेचर लेकर। लिटरेचर के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि अभी आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, या टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड किसी में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उससे पहले हम आपको कुछ बेसिक के ग्रामर से क्वेश्चंस सॉल्व करवाएंगे 2-3, उसके बाद पूरा हम लिटरेचर की तरफ चलेंगे। ठीक है, दिस चैनल इज़ टोटली फ्री फॉर एवरीवन। देयर इज़ नो पैकेज, कोई भी पैकेज नहीं, कोई भी ऐप नहीं डाउनलोड करनी है, सिर्फ इस चैनल को फॉलो करिए और फ्री में सारे फ्यूचर में आने वाले जितने भी वीडियोस हैं फ्री में आप एंजॉय करिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है ग्रामर से, ट्रांसलेशन दिया हुआ है। सिलेक्ट द बेस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन, तुमने उसे जाने दिया। इसको हम इंग्लिश में क्या बनाएंगे? यू लेट हिम गो, यू हिम वेंट, यू लेट मी गो, तुमने मुझे जाने दिया, नहीं होगा। यू हिम वेंट, ये तो गलत ही है। यू लेट हिम गो, तुमने उसे जाने दिया। सो करेक्ट ट्रांसलेशन इज यू लेट हिम गो। ठीक है, लेट का यूज हम कहाँ पे करते हैं? दो के सेंस में करते हैं, अलाउ के सेंस में। ठीक है, अलाउ के सेंस में लेट का यूज होता है, जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, या फिर कहें अलाउ मी टू गो। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं। तो लेट का सेंस होता है दो के सेंस में, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे नहाने दो। लेट मी बात, लेट मी गो, लेट मी ईट, लेट से बनाते हैं। तो यहाँ पे है तुमने उसे जाने दिया, यू लेट हिम गो। दिस इज द राइट ट्रांसलेशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। दिस वन। ठीक है, सेलेक्ट द बेस्ट हिंदी ट्रांसलेशन फॉर दैट। इसका हिंदी ट्रांसलेशन बनाना है। डू यू फॉरगेट माई नेम, डू यू फॉरगेट माई नेम। अब देखिए, ये बोलचाल की भाषा है। कोई आया, किसी ने आपका नाम गलत ले लिया, तो आपने कहा कि आप मेरा नाम भूल रहे हैं, या भूल जाते हैं, या भूल रहे हैं। वो बोलचाल की भाषा में इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, क्या आप मेरा नाम भूल रहे हैं? आपको मेरा नाम याद नहीं आ रहा है, तो याद नहीं आने की बात नहीं की गई है यहाँ पे। रिमेंबर का तो जिक्र नहीं है। ठीक है, आप मेरा नाम क्यों भूलते हैं? वाई तो दिया नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या आप मेरा नाम भूल रहे हैं? दिस इज द राइट ट्रांसलेशन। अच्छा, डू यू लगा हुआ है, कई लोग कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या आप मेरा नाम भूलते हैं होना चाहिए। जी नहीं, बोलचाल की भाषा में आप इसको ऐसे ही बोलते हैं, डू यू फॉरगेट माई नेम, क्या आप मेरा नाम भूल जाते हैं या भूल रहे हैं। ठीक है, तो इस सेंस में आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, या स्लैंग्स आर नॉट यूज्ड इन। ठीक है, स्लैंग्स आर नॉट यूज्ड इन इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, या बोथ आर करेक्ट या बोथ आर रॉन्ग। तो सबसे पहले आप स्लैंग्स को समझिए। स्लैंग्स क्या होता है, ये किसमें नहीं यूज होते, नॉट यूज्ड। स्लैंग किसको बोलते हैं? अपवाद। किसी भी भाषा के ऐसे शब्द जो फॉर्मली एक्सेप्टेड नहीं होते हैं, उनको हम स्लैंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा क्या आप खाना खाएंगे, फॉर्मल वे टू आस्क, क्या आप खाना खाएंगे। दूसरा आपने कहा खाओगे, खाइयो, ये क्या है? स्लैंग है ना। तो स्लैंग लैंग्वेजेस जो होती है, लैंग्वेज जो होती है, इसको हम फॉर्मल लेटर में नहीं यूज कर सकते, नॉट यूज्ड इन फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल में आप चाहे जैसे बोलो। ठीक है, इनफॉर्मल तो इनफॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल भाषा का यूज कर सकते हैं। तो स्लैंग्स आर नॉट यूज्ड इन, यस, स्लैंग आर नॉट यूज्ड इन फॉर्मल लेटर। हाँ, 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is on the top right hand corner, what is on the top right hand corner। राइट हैंड कॉर्नर पे, टॉप पे क्या लिखा होता है? सेंडर्स एड्रेस, फ्रेंड्स एड्रेस, या बोथ आर करेक्ट या बोथ आर रॉन्ग। तो राइट हैंड में ऊपर की तरफ क्या लिखा होता है? तो बताइए, राइट हैंड साइड कॉर्नर पे लेटर में
क्या लिखा होता है, यहाँ पे बात हो रही है लेटर की, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें हम लोग सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, जो भेज रहा होता है उसका एड्रेस लिखा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Our next question is yes 33. The form don't, shouldn't, can't, are. देखिए do not को हम लोग do not जो है इसका सही है, ये क्या है should not, और ये क्या है can not। इनको हम लोग शॉर्ट में don't, shouldn't, can't, gonna, wanna ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं इनको, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं, एब्स्ट्रैक्शंस तो हो गया फीलिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट का रिलेटेड जो भी वर्ड आ जाए, एब्स्ट्रैक्ट मतलब फीलिंग, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, ऐसी भावनाएं होती है ना जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ऐसी चीजों के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वो तो अलग हो गया। कॉन्सेंट्रेशन मतलब किसी पे ध्यान लगाना, कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्शंस है, इनको कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं, ठीक है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट रिफर्स टू अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन्स। ये रिफर करता है कन्वर्सेशन को दो लोगों के बीच। व्हाट इज इट, व्हाट इज इट। कन्वर्सेशन को रिफर करने वाला सिर्फ एक ही चीज हो सकती, डायलॉग्स, ठीक है। डायलॉग जब आपस में बोले जाते हैं तो कन्वर्सेशन को रिफर होता है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। या टिक द करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंस, ठीक है। करेक्टली पंक्चुएट कौन सा है, देखिए यहाँ पे अलास के बाद फुल स्टॉप लगा दिया तो ये तो गलत हो गया। अलास द किंग इज डेड, यहाँ पे पंक्चुएशन जो मार्क है, जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो गलत है, लास्ट में लगाया हुआ है तो ये भी गलत है। अलास द किंग इज डेड, अलास एक ऐसा वर्ड है ना, सडन फीलिंग है ना, ये है इंटरजेक्शन, तो इसमें इंटरजेक्शन मार्क नहीं लगा हुआ है तो ये गलत है। यहाँ पे देखिए अलास इंटरजेक्शन मार्क लगा हुआ, द किंग इज डेड, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, सही पंक्चुएटेड आंसर है आपका, ठीक है। चलिए गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिटरेचर से, ओके। अ स्टोरी ऑफ अ पोएम इन विच कैरेक्टर्स, settings and events stand for other people or event or abstract ideas or qualities is known as। ये पूरी डिफिनेशन लिखी हुई है, ये पूरी सी एक डिफिनेशन ही लिखी हुई है, is known है, इसको किस नाम से जाना जाता है, या कह सकती है किसकी डिफिनेशन है। जी हाँ, तो ये जो डिफिनेशन है ये किसकी है, एलिगरी, एलिगरी की डिफिनेशन है। जी हाँ, एलिगरी की ये डिफिनेशन है, क्योंकि इल्यूजन क्या होता है, भ्रम होता है, ठीक है। अल्यूजन क्या होता है, हवाला देना, किसी की तरफ संकेत करके किसी का हवाला देना और हवाला देकर अपनी स्टोरी को उसके हवाले से बताना, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये भावनाएं होती हैं, मैंने बताया ना, एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी आ जाए, एब्स्ट्रैक्ट भावनाएं होती हैं जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। एलिगरी रूपक होता है, ठीक है, रूपक। तो यहाँ पे जो दी हुई है डेफिनेशन, ये किसकी है, एलिगरी की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। या सेकंड क्वेश्चन इज दिस कैरेक्टर इज कॉम्प्लेक्स लाइक द रियल पीपल, इट इज मल्टी डिमेंशनल, सच कैरेक्टर इज। मल्टी डिमेंशनल कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, ठीक है। फ्लैट कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर, आइडियल कैरेक्टर या मल्टीप्लेक्स कैरेक्टर। देखिए पहली चीज तो मल्टीप्लेक्स कैरेक्टर तो कुछ होता नहीं है, ये एक बना दिया गया है मल्टी डिमेंशन से, ये रॉन्ग वर्ड बना दिया गया ऑप्शन के लिए। मल्टीप्लेक्स कुछ नहीं होता है, कैरेक्टर होता नहीं है। 3 कैरेक्टर्स हमारी स्टोरी में होते हैं, राइटिंग्स में होते हैं। बात करते हैं फ्लैट कैरेक्टर। फ्लैट कैरेक्टर क्या होता है, फ्लैट कैरेक्टर सीधा साधा सिंपल सा कैरेक्टर जो एक ही तरफ कंटिन्यू रहता है। जैसे मूवीज देखते हैं आप लोग, मूवीज में फ्लैट कैरेक्टर कह सकते हैं एक पुलिस वाला जिसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, बस किसी ने जुर्म किया तो वो गया, सीधे उसको पकड़ा,
बंद किया और जब छुड़ाया गया तो छोड़ दिया, ना ज्यादा डायलॉग है ना कुछ, वो फ्लैट करेक्टर हो गया, फ्लैट करेक्टर। ठीक है, ज्यादा उससे कोई मतलब उसको कोई दिमाग नहीं लगाना, छेड़छाड़ नहीं करनी। तो देखा होगा जो नॉर्मल कैरेक्टर्स होते हैं वो फ्लैट कैरेक्टर बोले जाते हैं। ठीक है, देन राउंड कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर इज मल्टी डिमेंशनल। राउंड कैरेक्टर जो होते हैं, दीज आर मल्टी डिमेंशनल कैरेक्टर्स। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिलताएं होते हैं, इसमें निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, सब कुछ हो सकता है। तो इनको हम बोलते हैं राउंड कैरेक्टर। मल्टी डिमेंशनल जिनमें होता है, इट इज मल्टी डिमेंशनल, ये राउंड कैरेक्टर। तो हमारा आंसर जो सही है वो तो है राउंड कैरेक्टर। लेकिन हम बात कर लेते हैं आइडियल कैरेक्टर क्या होता है। आदर्श जो कैरेक्टर होता है हमारी मूवीज या स्टोरीज में, मैं मूवीज इसलिए बता रहा हूं, आजकल मूवीज सब देखते हैं। तो आइडियल कैरेक्टर जैसे कह सकते हो, हीरो जो होता है एक्टर, उसका बड़ा भाई आदर्शवादी होता है ना, या उसके पिताजी। कई कई मूवीज में आदर्शवादी होते हैं, कई कई में निगेटिव भी होते हैं, उनको मत लीजिएगा, मैं आदर्श की बात कर रहा हूँ। आदर्श कैरेक्टर जो नीतियों पे चलने वाला है ना, उस तरीके से आदर्श कैरेक्टर जो होते हैं उनको हम बोलते हैं आइडियल कैरेक्टर। तो यहाँ पे मल्टी डिमेंशनल जिसमें होता है वो कौन से होते हैं, राउंड कैरेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। या थर्ड वन इज अ कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग। जो राइटिंग होती है उसके ऊपर एक कुछ कोटेशन टाइप से पहले दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो स्टोरी शुरू होती है। अच्छा, उस कोटेशन में या तो हो सकता है कहानी का कुछ ज्ञान हो कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती, या फिर वो कहानी की थीम बता रहा होता है वो जो कोटेशन दी होती है। तो इस कोटेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इपिग्राफ बोलते हैं। इपिग्राफ, जैसे मैंने कोई कहानी स्टार्ट की तो उसके पहले मैंने एक कोटेशन दे दी, है ना। मान लो मैंने कोई पोएम लिखी देशभक्ति के लिए, तो उसके ऊपर कोटेशन एक दे दी कि देशभक्ति एक ऐसी चीज है जो हमारी रूह के अंदर तक होनी चाहिए, या ऐसे करके एक कोटेशन दे दी, है ना। वो उस कोटेशन का कहानी से लेना देना नहीं है, वो कहानी की थीम बता सकता है या कुछ बता सकता है, बाकी वो स्टोरी से अलग होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एपिग्राफ। दूसरा जो होता है प्रोलॉग। प्रोलॉग किसे बोलते हैं, ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन प्रोलॉग के बारे में बता देता हूं। प्रोलॉग क्या होता है, ये कहानी का स्टार्टिंग होती है, वो कहानी से जुड़ा होता है। प्रोलॉग, जो प्रोलॉग होता है ये कहानी से जुड़ा होता है। जैसे कहानी स्टार्ट हुई तो प्रोलॉग किसको बोलेंगे, कई वर्षों पहले महिष्मती साम्राज्य की शुरुआत हुई थी, इसके ये राजा थे। आपने देखा होगा सेकंड पार्ट जब स्टार्ट होता है तो उसमें प्रोलॉग से स्टार्ट होता है। कई वर्षों पहले महिष्मती साम्राज्य की स्थापना हुई, स्टार्टिंग हुई, ये राजा थे वो राजा थे, उसके बाद यहां से शुरू हुआ और उसके बाद वो स्टोरी कंटिन्यू होती। तो स्टार्टिंग में उसको क्या बोलते हैं, प्रोलॉग। होपफुली समझ गए होंगे। और कोट क्या होता है, कोटेशन, ये तो सबको पता होगी। किसी के शब्दों को सेम टू सेम हम अगर दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो कोटेशन लगा के प्रदर्शित करते हैं। हालांकि ये एपिग्राफ भी पार्ट ऑफ कोटेशन है, लेकिन ये कहानी के स्टार्टिंग में आता है सिर्फ, और थीम या कुछ बनाने के लिए ऊपर होता है। कोटेशन कहीं भी लिखा जा सकता है, कहानी के बीच में आ सकता है किसी की कही हुई बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। A line of verse that has 4 feet in is known। 4 feet, यहां पे मीट्रिक फीट की बात हो रही है। मीट्रिक फीट क्या होता है, मीट्रिक फीट होता है कहानी की लय, स्ट्रेस, कितना स्ट्रेस डालना है, ये बताने के लिए मीट्रिक फीट दिया होता है। देखिए कहानी पहले पोएम लिखी जाती थी पहले, तो उसको कैसे गाना है ये बताया जाता था मीट्रिक फीट के द्वारा। मीट्रिक फीट लिखा होता है कि कौन से वर्ड पे कितना दबाव डालना है, कैसे गाना है, तो सेम सुर और ताल में उसको गाते थे लोग। ठीक है, इसको बोलते थे मीट्रिक फीट। अच्छा, यहां पे क्या पूछ रहा है, अ लाइन ऑफ वर्स दैट हैज 4 फीट, मतलब 4 मीट्रिक फीट के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए यहां पे दिया गया पेंटामीटर। पेंटामीटर में क्या होता है, 5 मीट्रिक फीट होते हैं, इसको बोलते, जिसमें 5 मीट्रिक फीट होते हैं उसको हम पेंटाग्राम बोलते हैं। टेट्रामीटर, टेट्रामीटर हम बोलते हैं 4 मीट्रिक फीट को।
जिसमें 4 हो उसको टेट्रामीटर बोलते हैं। उसके बाद आता है हेक्सामीटर। हेक्सामीटर किसको बोलते हैं? जिसमें 6 मीट्रिक फीट हो उसको बोलते हैं हेक्सामीटर। ठीक है, तो यहां पे हमारा पूछ रहा है अ लाइन ऑफ वर्ड्स दैट हैज 4 फीट, तो 4 फीट किस में है? टेट्रामीटर में। सो आवर राइट आंसर इज टेट्रामीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, हु यूज द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी? निगेटिव कैपेबिलिटी टर्म किसने यूज किया? ठीक है, चलिए आपके सामने ऑप्शन है, आपके पास समय है। शेक्सपियर, राइमर, जेम्स या कीट्स ने, किसने यूज किया है? चलिए 2 मिनट का समय लीजिए। निगेटिव कैपेबिलिटी किसको बोलते हैं? पहले तो इसको समझिए। अनिश्चितता, रहस्य और संदेह, इनको स्वीकार करके, इनको स्वीकारना, ठीक है, इनको स्वीकार करके आगे आप उसके बारे में बिना किसी तर्क के राइटिंग लिखें। ठीक है, इसके बारे में निगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है? निगेटिव को एक्सेप्ट करने की क्षमता, कैपेबिलिटी की बात की गई। अनिश्चितता, रहस्य, संदेह, इनको एक्सेप्ट करके बिना किसी तर्क, बिना किसी सवाल के आप उसके बारे में लिख रहे हो, दैट इज कॉल्ड निगेटिव कैपेबिलिटी। तो हु यूज टर्म, किसने यूज किया था? जॉन कीट्स ने। ठीक है, कीट्स ने इसको यूज किया था अपने, जब ब्रदर्स को इन्होंने लेटर लिखा था उसमें इन्होंने निगेटिव कैपेबिलिटी का यूज किया था। सो आवर फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। द 6th वन, द प्यूलिट्जर प्राइज इज अवार्डेड बाय, द प्यूलिट्जर प्राइज इज अवार्डेड बाय, किसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है? प्यूलिट्जर प्राइज, द अमेरिकन गवर्नमेंट? नहीं। द काउंसिल ऑफ अमेरिकन आर्ट्स? नहीं, आर्ट्स एंड लेटर्स। द फोर्ड फाउंडेशन? नहीं। तो बचा कौन सा? द कोलंबियन यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में जो है वो इस अवार्ड को देती है। दिस इज कॉल्ड प्यूलिट्जर प्राइज, और ये पर ईयर दिया जाता है, हर साल दिया जाता है, सालाना इस प्राइज को दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्यूलिट्जर प्राइज इज गिवन बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यस, डियर कम नियर एंड फियर नॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, तो चलिए पहले हम जानते हैं इसके बारे में। डियर कम नियर एंड फियर नॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए यहां पे दिया है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स का रिपीटेशन होना, दैट इज कॉल्ड एलिटरेशन। ठीक है, जैसे आपने कहा डू नॉट डू डियर, डू नॉट डू डियर। ठीक है, इस तरीके से आपने बोला तो यहां पर डी 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 का स्वर आ रहा है, तो ये क्या हो गया? एलिटरेशन। ठीक है, एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ वॉवेल, जहां पर वॉवेल रिपीट हो। ठीक है, जब कॉन्सोनेंट रिपीट होगा, कॉन्सोनेंट की रिपीटेशन आएगी, उसको बोलते हैं एलिटरेशन। एसोनेंस बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ वॉवेल, जब वॉवेल रिपीट हो। जैसे यहां पे डियर कम नियर, ईयर ईयर फियर, ईयर निकल रहा है ना, ई ए आर, तो ये वॉवेल की रिपीटेशन हो रही है। तो यहां पे हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? एसोनेंस। एसोनेंस बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ वॉवेल। ठीक है, और क्लाइमेक्स तो पता होगा इसका, इससे लेना देना नहीं। क्लाइमेक्स जिसमें फाइनली क्लाइमेक्स बताया जा रहा हो स्टोरी की, फाइनलाइजेशन की तरफ जब बढ़ता है उसको क्लाइमेक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यस, शेक्सपियर्स कंटेम्पोरेरी वाज, शेक्सपियर्स कंटेम्पोरेरी, कंटेम्पोरेरी का मतलब है इनके समकक्ष या समकक्ष रहने वाले, समकक्ष और इनके साथ साथ काम करने वाले।
कौन है, ठीक है, मिल्टन है, चौसर है, इलियट है या बेन जॉनसन है। अब इनके साथ साथ में किसने काम किया है, कौन रहा है, कौन जिया है, या किसने काम किया है, किसने, कौन इनके प्रतिद्वंदी रहे हैं, तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा ना कि कौन किस समय में जिंदा रहा, किस समय में काम किया, हो सकता है कुछ अलग अलग हो। चलो एक बार देख लो। देखिए जो शेक्सपियर का काल था 1564 से 1616 तक ये जिंदा रहे हैं शेक्सपियर, तो इनके काल के हिसाब से देखिए कौन इसमें आ रहा है। मिल्टन रहे हैं 1608 से 1674 तक, इसके बाद चौसर रहे हैं 1343 से 1400 तक, इलियट रहे हैं 1888 से 1965 तक, जी हाँ, और बेन जॉनसन रहे हैं 1572 से 1637 तक। तो देखिए इनमें से कौन सा है जो इनकी एज से मैच कर रहा है। देखिए मिल्टन जो है 1608 में पैदा हुए, 1616 में ये मर गए, तो मिल्टन तो 8 साल के हुए जब शेक्सपियर मर चुके थे, तो ये तो उनके साथ में नहीं आ सकते समकक्ष। चौसर की बात ही अलग है, तो सबसे पहले थे 1343 से 1400, तो ये भी नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। इलियट पे आ जाते हैं, तो इलियट पैदा ही 1888 में हुए हैं, तो ये भी समकक्ष नहीं हुए। बेन जॉनसन 1572 में पैदा हुए, ठीक है, इन जब ये पैदा हुए थे उसके जस्ट 8 ईयर आफ्टर, 8 साल के बाद में, 8 ईयर्स के बाद में, और 1637 में मरे ये 1600, तो लगभग क्या देखिए बेन जॉनसन इनके समकक्ष आ रहे हैं ना, इनके समकक्ष काम करने वाले बेन जॉनसन, इनके साथ में काम किया, इनकी प्रतिस्पर्धा में रहे, ठीक है। तो शेक्सपियर्स कंटेम्परेरी वाज बेन जॉनसन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Who was Milton's master? मिल्टन के मास्टर किसको माना गया है? Who was Milton's master? तो मिल्टन के जो मास्टर माने जाते थे स्पेंसर, स्पेंसर was the Milton's मास्टर। क्यों माना जाता था स्पेंसर से? ये बहुत ही प्रभावित थे मिल्टन, उनके जैसी राइटिंग, उनके जैसी लेखन करना, ऑलमोस्ट उनके जैसे ही सारी चीजें ये करते थे, ठीक है। तो स्पेंसर को इनका मास्टर माना जाता था, और इनको ये भी कहा जाता था पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर। ये मिल्टन के लिए लाइन यूज करी जा रही थी, पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर, ठीक है। और ये किसने कहा था पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर? जॉन ड्राइडन ने कहा था 1700 में अपने प्रीफेस टू फेबल्स, इनकी राइटिंग थी प्रीफेस टू फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न, इस नाम से ये इनकी राइटिंग थी। 1700 में जॉन ड्राइडन ने कहा था कि ये काव्यात्मक पुत्र हैं स्पेंसर के, ठीक है। जॉन ड्राइडन ने मिल्टन को कहा था पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर, ये अपनी राइटिंग में, रिटन में कहा था, ठीक है। सो हु वाज मिल्टन्स मास्टर? मिल्टन्स मास्टर वाज स्पेंसर, ठीक है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, या पोप इज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ, पोप जो है किस सेंचुरी के, किस सदी के रिप्रेजेंटेटिव पोएट माने जाते हैं? चलिए बताइए आप। जी हाँ, ये 1688 से 1744 इनका जीवन काल रहा, ठीक है। तो ये कब आ रहा है? 18th सेंचुरी में आ रहा है, ठीक है। तो 18th सेंचुरी में इसको हम लोग ऑगस्टन एज भी बोलते हैं, ऑगस्टन एज, या फिर नियो क्लासिकल एज, ठीक है। तो पोप जो है इज रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के ये रिप्रेजेंटेटिव पोएट माने जाते हैं, ठीक है। चलिए
Our next question is, which poet belongs to the Graveyard School of Poetry? Graveyard School of Poetry. ग्रेवयार्ड स्कूल का मतलब यहाँ पे ये नहीं था कि कौन कौन उसमें एडमिशन लेके पढ़ता था या इस तरीके से, नहीं। ग्रेवयार्ड स्कूल उसको बोलते थे जो लोग मरने के बाद, मौत के बारे में ये सब लिखते थे, ऐसे पोएट्स को हम लोग ग्रेवयार्ड स्कूल के पोएट्स बोलते थे कि ये वहां बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो विच पोएट बिलोंग्स टू ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री? इनमें से आपको बताना है कौन ऐसे पोएट हैं जो ग्रेवयार्ड स्कूल से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, तो कौन है इसमें से? थॉमस ग्रे। द एलिजी written in a country churchyard, ये इनकी फेमस राइटिंग है। द एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई थी और इसमें यही सब इसके बारे में बताया गया। ये इसकी वजह से बहुत ही फेमस थे, ये बिलोंग टू ग्रेवयार्ड स्कूल। ठीक है, ये इसकी वजह से काफी फेमस हुए, थॉमस ग्रे। ठीक है, तो इनको माना जाता है ही बिलोंग्स टू ग्रेवयार्ड स्कूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Coleridge was the first to criticize Wordsworth's theory of poetic diction in. Coleridge ने पहली बार वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया था, इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था। तो किसमें क्रिटिसाइज किया था ये पूछा जा रहा है। तो ये इन्होंने जो इनको क्रिटिसाइज किया था, लिरिकल बैलेड में नहीं, प्रेल्यूड में नहीं, बायोग्राफिया लिटरेरिया। ठीक है, बायोग्राफिया लिटरेरिया में इनको क्रिटिसाइज किया था इनकी राइटिंग्स के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ फाउंड एंड शैली लॉस्ट हिमसेल्फ इन नेचर। ठीक है, वर्ड्सवर्थ और शैली को नेचर पोएट कहा जाता है। वर्ड्सवर्थ तो बहुत बड़े नेचर पोएट माने जाते हैं, नेचर के बारे में लिखते थे, पेड़ पौधे, पक्षी, नदियां, झरने। ठीक है, शैली भी लिखते थे। लेकिन किसने कहा है कि वर्ड्सवर्थ और शैली दोनों, वर्ड्सवर्थ ने अपने आप को पाया और शैली ने अपने आप को खो दिया नेचर में। ठीक है, ये किसने कहा है? तो कैम्पटन ब्रिटन ने ये नहीं कहा है, हुडन ने ये नहीं कहा है, अल्बर्ट ने ये नहीं कहा है, W.J. लॉन्ग ने ये कहा है। W.J. लॉन्ग इज अवर राइट आंसर। W.J. लॉन्ग का कहना था वर्ड्सवर्थ ने नेचर में अपने आप को पाया, अपने आप को खोजा, अपने आप को जिया। लेकिन जो शैली थे ये नेचर में इतना विलीन हो गए कि वास्तविकता से दूर हो गए। ठीक है, इनका ये कहना था W.J. लॉन्ग का। तो इसलिए इन्होंने ये कोट दिया था, वर्ड्सवर्थ फाउंड एंड शैली लॉस्ट हिमसेल्फ इन नेचर। ये कहा गया था W.J. लॉन्ग के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यस, कीट्स नेवर अप्रूव्ड शैलीज। कीट्स ने शैली की क्या चीजें नहीं अप्रूव की हैं? शैली में ऐसा क्या था? इसमें से देखिए, रिवॉल्ट अगेंस्ट सोसाइटी, क्या वो समाज के खिलाफ थे? या रिवॉल्ट अगेंस्ट गॉड, क्या वो भगवान के खिलाफ थे? या लव पॉइंट को उनके नहीं अप्रूव किया था? या विजन ऑफ लव एंड गॉड, प्यार और भगवान के विजन को उनके नहीं एक्सेप्ट किया था? तो देखिए, कीट्स को एथिस्टिक पोएट भी माना जाता है। एथिस्टिक बोलते हैं नास्तिक, नास्तिक पोएट, मतलब नास्तिक का मतलब ही हो गया अगेंस्ट गॉड। तो कीट्स ने उनको रिवॉल्ट अगेंस्ट गॉड को अप्रूव नहीं किया था। नेवर अप्रूव्ड शैलीज रिवॉल्ट अगेंस्ट गॉड, इसको अप्रूव नहीं किया था। और शैली को ऑक्सफोर्ड से निकाला भी गया था इसके लिए। ठीक है, इन्होंने कहा था इट मस्ट बी नेसेसरी, एथिसिज्म जो था इसको नेसेसरी करना चाहिए। तो इसके लिए इनको ऑक्सफोर्ड से निकाला भी गया था। ये काफी फेमस रहे हैं, तो ये नास्तिक के नाम पे काफी फेमस रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रिवॉल्ट अगेंस्ट गॉड इज द राइट आंसर।
ओके, टेनिसन बिलोंग्स टू, टेनिसन किस एज से बिलोंग करते हैं? ठीक है, चलिए, द एलिजाबेथन एज, द रोमांटिक एज, द विक्टोरियन एज एंड द मॉडर्न एज, बताइए किससे बिलोंग करते हैं? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो जीवन काल रहा है वो 1809 से 1892 तक रहा है। ठीक है, और ये मेल खाता है किससे? द विक्टोरियन एज से। रानी विक्टोरिया जो थी, इनका जो काल रहा है ये 1901 तक रहा है। ठीक है, इस शासन काल से इनकी एज का मेल होता है। तो टेनिसन जो थे, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन 1909 में पैदा हुए, 1992 में मरे। ये विक्टोरियन एज में अपना जिए हैं। और दूसरी चीज ये है, 1850 में जब विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हो गई तो इनको पोएट ल्यूरेट भी बनाया गया था। पोएट ल्यूरेट हर बार आएगा, हर जगह आप पढ़ने को मिलेगा। पोएट ल्यूरेट क्या होता है? शाही पोएट माना जाता है जो राज दरबार में रहते हैं। पोएट ल्यूरेट एक उपाधि है राज दरबार में। तो 1850 में जब विलियम वर्ड्सवर्थ मर गए तो फिर इनको, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन को पोएट ल्यूरेट बना दिया गया था। ठीक है, ये बिलोंग करते हैं विक्टोरियन एज से। चलिए, ये याद रखिएगा, जो 1800 से 1900 के बीच में जो रहा, ये विक्टोरियन एज रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्राउनिंग वॉज, ब्राउनिंग कौन से पोएट थे, कहां से बिलोंग करते थे? ठीक है, तो एन अमेरिकन पोएट एंड प्ले राइट, अमेरिकन तो थे। एन इंग्लिश पोएट एंड प्ले राइट, एन अफ्रीकन पोएट एंड प्ले राइट, या नन ऑफ दीज? चलिए बताइए, अमेरिकन थे, इंग्लिश थे, या अफ्रीकन थे? अमेरिकन नहीं थे। कंफ्यूजन के लिए मैंने बोला था, आप लोग कंफ्यूज होके पहला वाला टिक कर दिए। चलिए, सेकंड इज राइट, ही वाज एन इंग्लिश पोएट। ठीक है, ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड एंड ही वाज एन इंग्लिश पोएट, और ये भी विक्टोरियन एज के पोएट थे। ये जो पोएट थे विक्टोरियन एज के पोएट थे, एन इंग्लिश पोएट एंड प्ले राइट। ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who is the great poet of critic of Victorian age? विक्टोरियन एज के क्रिटिक पोएट कौन रहे हैं? ठीक है, क्रिटिक पोएट की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए, विक्टोरियन एज के तो ऑलमोस्ट पोएट्स इसमें दिए हुए हैं, लेकिन क्रिटिक पोएट कौन रहा है? ठीक है, जिसने क्रिटिसाइज किया हो लोगों को, क्रिटिसिज्म की बातें लिखी हैं। आपके सामने ऑप्शन है, बताइए। क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन एज मतलब होता है साहित्यिक आलोचक। तो अपनी राइटिंग्स में जो आलोचनाएं करे उसको बोलते हैं क्रिटिक पोएट, साहित्यिक आलोचक जो होता है। ठीक है, और विक्टोरियन एज के कौन से रहे? ग्रेट पोएट तो विक्टोरियन एज के इनमें से ऑलमोस्ट है सारे, लेकिन क्रिटिक पोएट जो है वो अर्नोल्ड है। ठीक है, ये इन्होंने आलोचनाएं लिखी हैं, साहित्यिक आलोचक रहे हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो लेखन थी, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इन प्रेजेंट टाइम, ये इनकी राइटिंग है। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इन प्रेजेंट टाइम मतलब ये आलोचनाओं पे लिखते थे, आलोचनाएं करते थे। इनकी जो दूसरी राइटिंग है वो कौन सी है? पोएट्री एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इनकी जो मोस्टली राइटिंग्स हैं जैसे वो आलोचनाओं के बारे में है, इसलिए इनको बोला जाता था साहित्यिक आलोचक। ठीक है, तो क्रिटिक कौन है? अर्नोल्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, बेंजामिन इज द ओल्ड नेम ऑफ बेंजानियम जो है ये कौन से शहर का ओल्ड नेम है? पुराना नाम कौन से शहर का है? लंदन का है, पेरिस का, या कॉन्स्टेंटिनोपल का है, या इस्तांबुल जिसको बोलते हैं? तो बेंजामिन जो है आपको बताना है
किसका ओल्ड नेम है? देखिए बेंजामिन जो शहर था इसकी 660 ईसा पूर्व इसकी स्थापना हुई थी, बेंजानियम की, ठीक है। 660 ईस्वी पूर्व इसकी स्थापना हुई थी और इसको फिर क्या हुआ, किंग कॉन्स्टेंटाइन ने 330 ईस्वी में इस पर शासन किया। 330 ईस्वी में बेंजानियम पे अधिकार किया और शासन किया और इसको अपनी राजधानी बना दिया। तब इसका नाम कन्वर्ट करके कॉन्स्टेंटाइनोपल कर दिया, ठीक है। तो अवर फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, क्योंकि किंग कॉन्स्टेंटाइन थे उस समय, तो उन्होंने अपने नाम पे कॉन्स्टेंटिनोपल इसका नाम रख दिया, इसको अपनी राजधानी बना दिया, ठीक है। और आजकल के 1930 में, सन 1930 में इसका नाम इस्तांबुल रख दिया गया, ठीक है, इस्तांबुल कर दिया गया। तो ये स्टोरी है बेंजानियम ओल्ड नेम ऑफ कॉन्स्टेंटाइनोपल की, जिसको अब इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who injured his own reputation by calling Eliot a minor poet of 20th century। 20th century का माइनर पोएट बोल दिया इनको, इलियट को, ठीक है। तो ऐसा बोलकर अपनी ही रेपुटेशन को डाउन कर लिया। जब आप किसी की बुराई करते हो, है ना, तो आपके खिलाफ बहुत से लोग आ जाते हैं, कैसे बोल सकते हो आप उनको। तो ये हुआ इनके साथ में। ये कौन से पोएट थे इसमें से देखिए, डेविड डिचेस या फिर कैम्पटन रिकेट, एल्बर्ट या फिर विलियम जे लॉन्ग। तो यहाँ पे बात हो रही है विलियम जे लॉन्ग की। विलियम जे लॉन्ग ने इलियट को माइनर पोएट बोला था और अपनी ही रेपुटेशन को गिरा लिया था इन 20th सेंचुरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Auden is an English Canadian poet, an English Nigerian poet, an English American poet या फिर none of these। जॉन ऑर्डन की बात हो रही है। चलिए बताइए। सॉरी, W.H. ऑर्डन है ये। W.H. ऑर्डन की बात हो रही है। 1907 में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ। तो ये इंग्लिश पोएट तो हो गए, ठीक है। इसके बाद में अगला क्या होगा? इंग्लिश पोएट हो गए, ठीक है। आगे का बताइए, कनेडियन, नाइजीरियन, इनके, अब इनके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो बता पाएंगे कि इन्होंने इसके बाद में क्या किया। चलिए मैं बता देता हूं। 1939 में ये अमेरिका आ गए, ठीक है। अमेरिका तो आ गए, अमेरिका आने से अमेरिकन पोएट नहीं हुए। 1939 में अमेरिका आ गए, लेकिन 1946 में इनको यहाँ की सिटीजनशिप मिल गई। तो जब 1946 में इनको सिटीजनशिप मिली, तब ये एक अमेरिकन भी बन गए। तो ये कौन से हो गए? एन इंग्लिश अमेरिकन पोएट, ठीक है। W.H. ऑर्डन इज एन इंग्लिश अमेरिकन पोएट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। whose complete name is Edward James Hughes। एडवर्ड जेम ह्यूजेस किसका कंप्लीट नेम है? तो ये कंप्लीट नाम है टेड ह्यूजेस का। टेड ह्यूजेस इज नोन एज एडवर्ड जेम्स ह्यूजेस, या एडवर्ड जेम्स ह्यूजेस इज नोन एज अ टेड ह्यूजेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ही इज अ पोएट, नॉवेलिस्ट एंड क्रिटिक, though he was being a university librarian in Hull। who was he? देखिए पोएट भी है, नॉवेलिस्ट भी है, क्रिटिक भी रहे हैं, आलोचक भी रहे हैं। he has been a university librarian in Hull। हल जो यूनिवर्सिटी है उसमें लाइब्रेरियन भी रहे हैं। किसकी बात हो रही है बताइए? जी हाँ, यहाँ पे बात हो रही है फिलिप लार्किन की।
फिलिप लार्किन जो है 1955 में हल ऑफ यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन बने और अपनी डेथ तक, अपने अंतिम समय तक यहाँ के 30 साल तक लाइब्रेरियन रहे। 1985 में ये इनकी डेथ हो गई। तो ये 30 साल तक लगातार यहाँ पे लाइब्रेरियन रहे हैं। बाकी तो है, लेकिन ये कभी लाइब्रेरियन नहीं रहे हैं। ठीक है, बाकी पोएट जो है लाइब्रेरियन नहीं रहे। फिलिप लार्किन जो है 1955 में लाइब्रेरियन बने थे। इन हल नाम है, ठीक है, जगह का, यूनिवर्सिटी ऑफ हल में ये लाइब्रेरियन बने और 30 साल तक कंटिन्यू लाइब्रेरियन रहे हैं वहां पे। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका इज, अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव पोएट किसको माना जाता है? वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन इज कंसीडर्ड रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका। इनको ये कहा जाता है। इन्होंने फ्री वर्स में बहुत सारी अपनी राइटिंग्स लिखी हैं। ठीक है, इनको रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका माना जाता है। चलिए यस, हु इज नोन एज अ नॉन सीरियस पोएट ड्यू टू हिज ह्यूमर। ह्यूमर के कारण, ह्यूमर पोएट होने के कारण इनको नॉन सीरियस पोएट माना जाता था, क्योंकि ये अपनी हर राइटिंग में हंसी मजाक डाल देते थे, ह्यूमर डाल देते थे। चाहे कोई भी राइटिंग हो उसमें ह्यूमर जरूर डालते थे। तो इन कौन है ऐसे? जी हाँ, फ्रॉस्ट है, विटमैन है, डिकिंसन है या फिर सैंडबर्ग। चलिए बताइए। जी हाँ, यहाँ पे बात हो रही है कार्ल सैंडबर्ग। इनका पूरा नाम क्या है? कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग की बात हो रही है। ही इज द पोएट हु इज नोन फॉर ह्यूमर। ये याद रखिएगा अगर क्वेश्चन आ जाए, हु इज नोन फॉर हिज ह्यूमर और नॉन सीरियसनेस, सो कार्ल सैंडबर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरला देवी इज, एक्चुअली यहां पे ये शारदा देवी, शारदा देवी इज टैगोर्स मदर, टैगोर सिस्टर, टैगोर्स वाइफ। रविंद्रनाथ टैगोर की माताजी हैं, सिस्टर हैं या वाइफ है? तो जो शारदा देवी हैं टैगोर की माताजी हैं। ठीक है, शारदा देवी इज टैगोर्स मदर। अगर सरला देवी लिखा होता तो ऑप्शन में नहीं मिलता, क्योंकि सरला देवी इनकी बड़ी बहन की बेटी का नाम था। ठीक है, तो सरला देवी नहीं पूछा जाएगा बिकॉज वो लंबा रिश्ता हो गया। शारदा देवी इज द टैगोर्स मदर। ओके, चलिए या निसिम एज़ेकिएल इज द पोएट ऑफ, कौन से पोएट है ये? अर्बन पोएट है, विलेज पोएट है, पोएट ऑफ सेक्स है या नन ऑफ दीज? तो ये विलेज में तो नहीं रहे, विलेज के बारे में कभी लिखा नहीं, पोएट ऑफ सेक्स भी नहीं रहे हैं। ही वॉज एन अर्बन पोएट। इन्होंने अर्बन पोएट रहे हैं, शहरी चीज़ों के बारे में लिखा है, हमेशा शहर के माहौल पे लिखा है। यही सारी चीज़ें, उसमें शहर में आने वाली समस्याएं, उनसे जुड़ी सारी चीज़ें ही इन्होंने लिखी हैं। तो निसिम एज़ेकिएल इज एन अर्बन पोएट और ये इंडिया के रहे हैं। ठीक है, मुंबई के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है इन्होंने। तो याद रखिएगा, निसिम एज़ेकिएल इज एन इंडियन पोएट एंड ही इज एन अर्बन पोएट। मुंबई के बारे में बहुत कुछ लिखा है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, कमला दास इज, कमला दास भी एक इंडियन पोएट है। ठीक है, भारतीय साहित्य में काफी बड़ा रोल है इनका, कमला दास। तो कमला दास कौन सी पोएट है? कमला दास किस टाइप पोएट है? पोएट ऑफ सेंस, पोएट ऑफ रिलीजन, पोएट ऑफ सिटी लाइफ या अ कन्फेशनल पोएट है ये। ठीक है, कमला दास इज कन्फेशनल पोएट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। He has written in English and Kannada. कन्नड़ में लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। He is the poet, ये एक पोएट भी रहे, कवि, स्कॉलर, छात्र भी रहे हैं, फिलोलॉजिस्ट, फॉल्कलोरिस्ट एंड ट्रांसलेटर भी रहे हैं। He has got the साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है इन 1999 फॉर द
कलेक्टेड पोएम आफ्टर हिज डेथ, अपनी डेथ के बाद में उनके कलेक्टेड जो पोएम्स थी उनके लिए मिला था। ये कौन है? तो ये सिंपल से अगर इतनी उपाधियों की बात रही हो तो ही इज A.K. रामानुजन, जो एक छात्र भी रहे हैं। स्कॉलर की बात हो तो समझ जाइए ही इज टॉकिंग अबाउट A.K. रामानुजन। ठीक है, हु इज अ सेंट लूसियन पोएट एंड प्ले राइट? सेंट लूसियन पोएट कौन है? डार्कन विलकॉट, चिनुआ अचेबे, लार्किन या W.B. ईट्स? बताइए कौन है जी। देखिए सेंट लूसियन पोएट किसको बोलते हैं? जो बिलोंग करता हो सेंट लूसिया से। ठीक है, एक आइसलैंड है सेंट लूसिया, कैरेबियन की तरफ ये सेंट लूसिया पड़ता है। तो वहां से जो राइटर बिलोंग करते हैं, प्ले राइट है, उनको कौन है उनमें से? तो ये है डेरेक विलकॉट। डेरेक विलकॉट एक सेंट लूसियन पोएट है, ये सेंट लूसिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवर लास्ट क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द significance of 1660 in the history of England literature? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यहां से देखिए 1660 से इंग्लिश लिटरेचर बिल्कुल रिस्टोर हुई थी। इससे पहले का जो शासन रहा था उसने काफी इस पे रिस्ट्रिक्शंस, काफी बहुत ज्यादा दिक्कतें रही हैं राइटिंग के लिए, इंग्लिश लिटरेचर के लिए। 1660 में इसको एक तरह से बिल्कुल रिस्टोर कर दिया गया। 1660 में इसको रिस्टोर कर दिया गया और इसको बोला भी जाता है रिस्टोरेशन एज। रिस्टोरेशन एज, इसको रिस्टोर कर दिया गया बिल्कुल। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1660 इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? एलिजाबेथन एज नहीं है, प्यूरिटन एज नहीं है, मॉडर्न एज नहीं है। प्यूरिटन एज इसके पहले रही है, इसके जस्ट पहले प्यूरिटन एज रही है। तो प्यूरिटन में इतना ज्यादा आजादी नहीं थी लिखने की, बोलने की, और बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी समस्याएं आती थी। तो उसके बाद जब ये रेस्टोरेशन एज आई है 1660 में, तो इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंस टाइम रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम रहा है। 1660 को कनेक्ट आप तुरंत करेंगे रेस्टोरेशन एज से। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और हमारे साथ जुड़ते रहिए। आगे बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आने वाली हैं। अभी ये एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी की क्लास चल रही है। इसके बाद में हम लोग सीटेट भी देंगे, यूपीपी भी क्लासेस देंगे सेम चैनल पे। तो आप हमसे जुड़े रहिए और कंटिन्यू बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।